नमस्कार दोस्तों, विद्या जीएस सेंटर की ओर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आज हम आपसे आग्रह करते हैं कि आप इस वीडियो को चाहे तो कंप्लीट देखो या ना देखो, लेकिन 2 मिनट तक इस वीडियो को आपको अवश्य देखना है। क्योंकि दोस्तों, आज हम जिन विषय पर चर्चा करने वाले हैं उन विषय पर चर्चा होना अभी बहुत आवश्यक है। क्योंकि दोस्तों, आज हमारे स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ है और इस पर इन विषय की चर्चा होना बहुत आवश्यक है। क्योंकि दोस्तों, आप सभी ये तो जानते ही हो कि भारत का जो जवान है वह कड़ाके की गर्मी हो या फिर कड़ाके की सर्दी, हर मौसम में सीमा पर डटा रहता है और अपनी भारत माँ की रक्षा करता है। उसकी आन बान जान सब कुछ क्या है, भारत माँ है। वह तिरंगे की खातिर अपने सिर को भी कटा सकता है, अपनी जान को भी दे सकता है। लेकिन दोस्तों, हमारी सीमा पर रक्षा करने के लिए तो भारतीय जवान मौजूद है, इसीलिए भारतीय जवान हर देशवासी के दिल पर राज करता है। लेकिन दोस्तों, भारत के अंदर कुछ ऐसी हरकतें हुई हैं जिन पर बात करना आज बहुत आवश्यक है। दोस्तों, यह हमारा भारत देश है और जो भारत देश है वह विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। लेकिन इस विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के लिए क्या यह शर्म की बात नहीं है कि उस देश का जो मानसून सत्र चल रहा था वह समय से 2 दिन पहले ही समाप्त कर दिया जाता है। क्योंकि दोस्तों, हमारे देश की जो संसद है उसमें ठीक से चर्चा नहीं हो पा रही थी। चर्चा क्यों नहीं हो पा रही थी? क्योंकि उसमें दंगे बहुत ज़्यादा हो रहे थे। दोस्तों, जिन लोगों ने भी ऐसा किया है उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने संसद की गरिमा पर प्रहार किया है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, हमारा जो देश है वह अंतर्राष्ट्रीय छवि भी इसके लिए बहुत मायने रखती है। दोस्तों, आज का समय है, आज भारत के साथ विश्व का हर देश कंधे से कंधे मिलाकर चलना चाहता है। चाहे वो अमेरिका हो, जापान हो, रूस हो, ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, यहाँ तक कि चाइना जैसा देश जो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता, वह भी आज भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाने के लिए मजबूर है। और दोस्तों, इस समय पर ऐसी हरकतें हमारे देश के लिए शोभा नहीं देती हैं। दोस्तों, इसके अलावा हमारे देश में बहुत सी समस्याएं चल रही हैं। इनमें से प्रमुख समस्या है फीमेल शिक्षा। इस पर भी हमें ध्यान विशेष तरह से देने की आवश्यकता है। हमारे देश में इतने अधिकार देने के बावजूद भी हमारे देश की जो महिलाएं हैं वह सुरक्षित क्यों नहीं है? इसके अलावा दोस्तों, आज हमारा जो देश है कोरोना जैसी महामारी से लड़ रहा है। दोस्तों, इस देश की जो युवा पॉपुलेशन है वह लगभग 60% है। अगर यह चाहे तो हमारे देश को इतना पीछे ले जा सकती है कि भारत के लिए उठना तक बहुत मुश्किल होगा। लेकिन दोस्तों, अगर भारत का युवा ये ठान ले कि हमें देश के लिए कुछ करना है, भारत को सुपर पावर बनने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो दोस्तों, 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आज हम ये संकल्प करते हैं कि हम इस देश के लिए अच्छा काम करें या ना करें, लेकिन इस देश के लिए ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे जिससे कि हमारी भारत माँ का सर नीचे झुके या फिर हमारे तिरंगे को झुकना पड़े। तो दोस्तों, इस संकल्प के साथ हम अपनी टेस्ट सीरीज की शुरुआत करते हैं। धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, यह हमारी पहली टेस्ट सीरीज है जिसमें हम आज से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करेंगे। इसमें लगभग हम 1000 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जिन्हें हम 10 आवर्स में कंप्लीट करने वाले हैं। चलिए चलते हैं हम टेस्ट सीरीज के पहले प्रश्न की ओर। तो हमारा जो पहला प्रश्न है वह पहला प्रश्न है कि विधायिका के भारतीय सदस्यों को प्रश्न पूछने का समस्त अधिकार किस अधिनियम ने दिलाया था? ऑप्शन ए है 1919 का अधिनियम, ऑप्शन बी 1909 के अधिनियम के तहत, ऑप्शन सी है 1935 के अधिनियम के तहत, वहीं ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। आपका समय स्टार्ट होता है अब। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 1909 के अधिनियम के तहत। इस अधिनियम में भारतीय लोगों को विधायिका में प्रस्ताव रखने, साथ ही प्रश्न पूछने साथ ही प्रश्न पूछने और अनुपूरक अनुपूरक प्रश्न पूछने अनुपूरक प्रश्न पूछने का क्या मिल गया था? अधिकार मिल गया था। चलिए बात करते हैं हम अगले प्रश्न के बारे में। तो हमारा दूसरा प्रश्न है कि भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी सम्मति के निर्णय अस्वीकार करने का अधिकार मिला था? यानी अपनी सम्मति के निर्णय अस्वीकार करने का अधिकार मिला था। ऑप्शन ए है आपका 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ऑप्शन बी है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट,
ऑप्शन सी है 1786 का अमेंडमेंट एक्ट और ऑप्शन डी है 1813 का चार्टर एक्ट। यहाँ पर 1813 है। तो आपका समय स्टार्ट होता है अब। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 1776 का अमेंडमेंट एक्ट। इससे पहले क्या था, इससे पहले जो गवर्नर जनरल था उसे समिति के निर्णय को मानना ही मानना होता था। समिति ने जो निर्णय दे दिया उसे मानना ही होता था। लेकिन इससे क्या हो रही थी, बहुत समस्या उत्पन्न हो रही थी। इसीलिए उन्होंने क्या था, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में सुधार किया और 1786 में अमेंडमेंट एक्ट आया और इसमें यह प्रावधान कर दिया गया था कि गवर्नर जनरल जो है वह चाहे तो समिति के निर्णय को मान सकता है और ना चाहे तो वह नहीं मान सकता है, यानी अस्वीकार भी कर सकता है। चलिए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, मार्ली मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? मार्ली मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए है पृथक निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ करना। ऑप्शन बी है युद्ध में सहयोग हेतु तैयारी करना। ऑप्शन सी है भारतीयों की भागीदारी बढ़ाना और ऑप्शन डी है पूर्ण स्वतंत्रता देना। तो आपका समय स्टार्ट होता है अब। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी पृथक निर्वाचन प्रणाली के लिए। इस एक्ट के तहत पृथक निर्वाचन प्रणाली को लाया गया था, जो मार्लो मिंटो सुधार का उद्देश्य था। अगली बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 के बारे में। तो प्रश्न नंबर 4 जो है हमारा वह है कि वायसराय की परिषद में सर्वप्रथम किस भारतीय को शामिल किया गया था? ऑप्शन ए है दादा भाई नौरोजी को। ऑप्शन बी है सुरेंद्र प्रसाद बनर्जी को। ऑप्शन सी है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को और ऑप्शन डी है जवाहरलाल नेहरू को। आपका समय स्टार्ट होता है अब। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी को। यानी कि सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी थे जो वायसराय की परिषद में शामिल होने वाले पहले भारतीय बनते हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है हमारा, लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई? यानी इसमें पूछ रहा है लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई। तो आपका ऑप्शन है 1919 में, ऑप्शन बी है 1909 में, ऑप्शन सी है 1935 में और ऑप्शन डी है 1926 में। आपका समय स्टार्ट होता है अब। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 1926 में। यानी कि आपको पता ही होगा 1919 के एक्ट के तहत लोक सेवा आयोग की स्थापना ही क्या कर दी गई थी, प्रावधान कर दिया गया था। लेकिन लोक सेवा आयोग की क्या नहीं की गई थी, स्थापना नहीं की गई थी। लेकिन 1926 में लोक सेवा आयोग की क्या कर दी जाती है, स्थापना कर दी जाती है। तो चलिए चलते हम अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले जान लेते हैं कि आपको इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने के लिए क्या करना है। आपको इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने के लिए कुछ नहीं करना है दोस्तों। आपके लिए यह टेस्ट सीरीज जो है बिल्कुल फ्री है। यह टेस्ट सीरीज जो है बिल्कुल फ्री है, क्योंकि यह टेस्ट सीरीज दोस्तों यूट्यूब पर कराई जा रही है, इसलिए यह बिल्कुल फ्री है। इसके लिए आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। विद्या जीएस सेंटर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, जिससे कि आने वाले हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और बगल में जो बेल आइकन आता है उसे भी प्रेस कर देना है। चलिए चलते हम अगले प्रश्न की ओर। तो अगला जो प्रश्न है हमारा वह प्रश्न है कि किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? ऑप्शन ए है 1919 का अधिनियम, ऑप्शन बी है 1904, ऑप्शन सी है 1858 और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। आपका समय स्टार्ट होता है अब। दोस्तों इसका आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। क्योंकि दोस्तों प्रांतीय स्वायत्तता जो थी वह मिली थी हमें
1935 के एक्ट के तहत इसमें दो प्रावधान किए गए थे। इसमें प्रांतों की जो सत्ता थी वह भारतीय लोगों के हाथों में दे दी गई थी, भारतीय लोगों के हाथ में दे दी गई थी। साथ ही जो केंद्र था उसमें क्या कर दिया गया था, द्वैत शासन लागू कर दिया गया था। इस बात को ध्यान रखना है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं हम अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न जो है हमारा वो है, प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना कब हुई? ऑप्शंस है हमारे पास 1909 में, ऑप्शन बी है 1935 में, ऑप्शन सी है 1919 में, ऑप्शन डी है 1784 में। आपका समय स्टार्ट होता है अब। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1919 के एक्ट के तहत। आपको याद रखना है कि प्रांतों में जो द्वैत शासन है, वह 1919 के एक्ट के तहत क्या हुआ था, प्रारंभ हुआ था। और जो 1935 का एक्ट था, 1935 का एक्ट था, इसके तहत केंद्र में द्वैत शासन प्रारंभ हुआ। साथ ही प्रांतों में जो द्वैत शासन था उसे समाप्त कर दिया गया था 1935 के एक्ट के तहत। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न है हमारा, कोलकाता में प्रथम न्यायालय की स्थापना कब हुई? सॉरी दोस्तों, इस प्रश्न में थोड़ी सी मिस्टेक है। यहाँ पर प्रथम न्यायालय नहीं है, यहाँ पर है प्रथम सर्वोच्च न्यायालय। प्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा हमारा कि कोलकाता में प्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? आपका ऑप्शन ए है 1773 में, ऑप्शन बी है 1774 में, ऑप्शन सी है 1775 में और ऑप्शन डी है 1776 में। आपका समय स्टार्ट होता है अब। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1774 में। आपको ध्यान रखना है कि अगर पूछता है कि कब हुई तो आंसर होता है 1774 में हुई। लेकिन अगर ये पूछता है तो किस एक्ट के तहत हुई तो इसका आंसर हो जाएगा 1773, क्योंकि इसकी स्थापना 1773 की जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसी के तहत की गई। अगला हमारा प्रश्न है कि 1793 के अधिनियम के अनुसार गवर्नर जनरल की नियुक्ति के लिए किसकी अनुमति आवश्यक थी? ऑप्शन ए है भारत सचिव की, ऑप्शन बी है शाही अनुमति की, ऑप्शन सी है वायसराय की, ऑप्शन डी है ए और बी दोनों की। तो आपका समय स्टार्ट होता है अब। तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, यानी शाही अनुमति की आवश्यकता होती थी गवर्नर जनरल की नियुक्ति के लिए। साथ ही भारत सचिव की नियुक्ति के लिए और जो सेना प्रमुख होता था उसकी नियुक्ति के लिए भी शाही अनुमति की आवश्यकता होती थी। चलिए बात करते हैं हम अगले प्रश्न के बारे में। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्न में से क्राउन का प्रतिनिधि किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है वायसराय को, ऑप्शन बी है भारत सचिव को, ऑप्शन सी है गवर्नर जनरल को और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी को। आपका समय स्टार्ट होता है अब। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, यानी कि वायसराय के लिए। तो दोस्तों जो वायसराय था उसे क्या कहा जाता था? क्राउन का प्रतिनिधि कहा जाता था, वायसराय को। चलिए बात करते हैं हम अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न है हमारा, भारत सरकार अधिनियम 1935 को दास्ता का घोषणा पत्र किसने कहा था? ऑप्शन ए है आपका महात्मा गांधी जी ने, ऑप्शन बी है दादा भाई नौरोजी ने, ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू जी ने और ऑप्शन डी है मोरारजी देसाई जी द्वारा। आपका समय स्टार्ट होता है अब। तो इसका जो आंसर है वह आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि जवाहरलाल नेहरू जी ने 1935 के अधिनियम को दास्ता का घोषणा पत्र कहा था। किसने कहा था? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था 1935 के अधिनियम को दास्ता का घोषणा पत्र।